Daniel Aku Lele इनामता उनकी पूरा। उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, फिर भी लोग मानते हैं कि उन्होंने सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उनके बारे में जितनी भी जानकारी है वो दूसरों के जरिए ही मिलती है और उसमें भी काफी बहस होती रही है। फिर भी उनका ट्रायल और मौत, जिसे एथेंस के लोगों ने फैसला किया था, आज भी फिलॉसफी दुनिया में एक बहुत बड़ी कहानी है। सोक्रेटिस का असर सिर्फ फिलॉसफी तक ही नहीं बल्कि हर दौर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका जीना और सोचने का तरीका किसी मिसाल से कम नहीं है, इसलिए उन्हें वैसे ही माना और अपनाया गया जैसे आमतौर पर धार्मिक लोगों को माना जाता है। जबकि सोक्रेटिस हमेशा लोगों को अपनी खुद की सोच से जीने की सलाह देते थे और खुद भी उन्हीं बातों के लिए सजा पाई। वो अपने जमाने के हिसाब से काफी अलग थे। उनका रहन सहन, उनकी शक्ल, उनका बर्ताव, यहाँ तक कि उनकी बातें और तरीका भी अलग ही था। इतना ही नहीं, असली सोक्रेटिस कौन थे ये जानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से उनकी बातें और जिंदगी को समझा और बताया। हर दौर में लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से सोक्रेटिस की एक अलग ही तस्वीर बना ली। इसी वजह से आज भी असली सोक्रेटिस कौन थे ये एक सवाल ही बना हुआ है। असली सच क्या है कोई भी पूरी तरह नहीं जानता, बस सबकी अपनी अपनी राय है। अब बात करें उनकी अलग पहचान की, तो उनके जमाने में सुंदरता का अपना एक पैमाना था। लोग मानते थे कि जो दिखने में सुंदर है वही अच्छा भी है और ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोक्रेटिस के बारे में सबकी राय थी कि वो दिखने में अच्छे नहीं थे। उनकी आंखें अजीब थीं, नाक चपटी थी, होंठ मोटे थे, बाल लंबे रखते थे, कभी कपड़े नहीं बदलते थे, नंगे पांव रहते और चलने का ढंग भी थोड़ा अलग था। उनकी चाल ढाल से लोग डर भी जाते थे। सर्दी, गर्मी या शराब का उन पर कोई असर नहीं होता था, जिसकी वजह से बाकी लोग उनको शक की नज़र से भी देखते थे। माना जाता है कि उनका शरीर मजबूत था, लेकिन वो आम आदमी जैसे ही थे। ज्यादा खाते पीते भी नहीं थे और अक्सर भूखे रह जाते थे। उनकी ये सारी बातें बताती हैं कि सोक्रेटिस सच में बाकी लोगों से बहुत अलग थे। 5वीं सदी के आखिरी वक्त में एथेंस के पुरुषों के लिए ये आम बात थी कि हर कोई नाम, पैसा, इज्जत और सत्ता को मेहनत करने वाली जिंदगी से बेहतर मानता था। वैसे तो बहुत से लोग अलग अलग काम करके ही जीते थे, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि खाली वक्त में वो शहर के कामकाज में हिस्सा लें। मर्द रोजाना मीटिंग्स और कोर्ट में जाते थे और जिनके पास पैसे थे वो पब्लिक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बाहर से आए शिक्षकों से पढ़ते थे ताकि बोलने और दिमागी दांव पेंच में माहिर हो जाए। उस वक्त एथेंस में गणित, ज्योतिष, संगीत, इतिहास जैसी और भी पढ़ाई होती थी। सोक्रेटिस की सबसे बड़ी अजीबियत यही थी कि वो ना तो कभी पैसा कमाने के लिए काम करते थे, न ही खुद से कभी राजनीति में हिस्सा लेते थे। उल्टा उन्होंने गरीबी को अपनाया और जब भी कोई उनके पास आया उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो टीचर नहीं है और उन्होंने कभी अपने ज्ञान के लिए किसी से पैसे नहीं लिए। उस दौर में टीचरों को ऐसे देखा जाता था जैसे वो जग में पानी भर रहे हों और स्टूडेंट खाली गिलास हो। लेकिन सोक्रेटिस का तरीका बिल्कुल अलग था। वो बस दूसरों को अपनी सोच और समझ से सही गलत का फर्क खुद ही समझने में मदद करते थे। इसी वजह से कई बार उनकी बातें लोगों को उलझा देती थीं और उनके सवालों से लोग अपनी ही अज्ञानता से रूबरू हो जाते थे। हालांकि कुछ लोग उनकी वजह से सच में ज्ञान की चाह भी महसूस करने लगते थे। सोक्रेटिस की एक और बात अजीब लगती थी, वो औरों के मुकाबले औरतों के बारे में ज्यादा इज्जत से बात करते थे। वो मर्द और औरत, पुजारी और पुजारिन जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे। अपनी बातों में महिलाओं को भी बराबर जगह देते थे और खुद भी मानते थे कि उन्होंने कुछ महिलाओं से भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने
बोलना सीखने की कला अस्पासिया नाम की महिला से सीखी थी और प्रेम के बारे में एक पुजारिन डायोटिमा से। उस समय समाज में अमीर घरों के लड़के 30 साल की उम्र के बाद ही शादी करते थे और लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिलता था। उस जमाने में लड़कों को गाइड करने सिखाने के लिए उनसे उम्र में थोड़े बड़े पुरुष से दोस्ती और कई बार रिश्ते भी बनते थे और ये समाज में आम बात मानी जाती थी। दिखावे के लिए भले ही इस रिश्ते को शुद्ध बताया जाता था, लेकिन असल में सब जानते थे कि इसमें ये बातें हमेशा सच नहीं होती। सोक्रेटिस में भी नौजवानों के लिए आकर्षण था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चाहने वालों के आगे शारीरिक तौर पर झुकना स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा लोगों की आत्मा को सुधारने की बात करते थे। यही उनका असली मिशन था और उन्होंने कहा कि ये काम उन्हें एक भविष्यवाणी की वजह से मिला है। सोक्रेटिस खुद मानते थे कि उनके भीतर कोई आवाज है जो उन्हें कई कामों से रोकती है, कभी कभी बेकार की बातों से भी। यही वजह थी कि बहुत से लोग सोक्रेटिस को शक की नज़र से भी देखते थे, क्योंकि सोक्रेटिस अक्सर बाजार और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर अलग अलग तरह के लोगों से बातें करते दिखते थे, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, मर्द हो या औरत, अमीर गरीब, गुलाम या आज़ाद, या शहर के लोग हों या बाहर से आए हुए। वो किसी से भी गंभीर मुद्दों पर सवाल जवाब की बातचीत करने के लिए तैयार रहते थे। उनका असली काम ही था लोगों की जिंदगी को परखना, चाहे अपनी हो या दूसरों की, क्योंकि उनका मानना था कि बिना सोचे समझे बिताई गई जिंदगी इंसान के लायक नहीं। सोक्रेटिस पूरे जोश के साथ लोगों से पूछते थे कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, जैसे बहादुरी, प्यार, इज्जत, संतुलन और आत्मा की हालत। वो ये सब तब भी पूछते थे जब सामने वाले को इसमें कोई दिलचस्पी ना हो या उसे ये बातें अच्छी न लगे। एथेंस के कुछ नौजवान तो उनकी इस सवाल जवाब वाली स्टाइल की नकल करने लगे, जिससे कई बुजुर्ग लोग परेशान हो जाते थे। सोक्रेटिस का मजाकिया अंदाज भी मशहूर था, जिसका मतलब था कि वो हमेशा ये कहते थे कि उन्हें कुछ खास नहीं पता, वो बस दूसरों से सुनना चाहते हैं, लेकिन हर चर्चा में वो ही भारी पड़ते थे। उनकी एक और अलग बात थी कि वो कभी भी खुद को किसी पार्टी, किसी ग्रुप या सरकार से नहीं जोड़ते थे। उनके दोस्त और दुश्मन दोनों तरफ के लोग थे और वो कभी किसी का साथ देते थे, कभी विरोध करते थे। सोक्रेटिस के बारे में असली सच जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें लिखी हैं और इनमें कई बार काफी फर्क है। इसी को सोक्रेटिस की समस्या कहा जाता है। कोई भी ये ठीक से नहीं कह सकता कि असली सोक्रेटिस कैसे थे। उनके वक्त के 3 बड़े लेखक एरिस्टोफेन्स, ज़ेनोफोन और प्लेटो, इन तीनों ने सोक्रेटिस के बारे में लिखा, लेकिन इनकी बातों में भी काफी फर्क है। इतना जरूर है कि जिन लोगों ने सोक्रेटिस को असल में जाना था, उनमें भी इस बात को लेकर काफी मतभेद था कि उनके असली विचार क्या थे और उनकी असली तरीका क्या था। बाद में जब सोक्रेटिस की मौत हो गई तो उनकी छवि और भी अलग अलग तरह से सामने आने लगी। हर जमाने में लोगों ने अपने हिसाब से एक नया सोक्रेटिस बना लिया। अब अगर पुराने 3 मुख्य सोर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोफेन्स, जो एक नाटककार थे। उनका लिखा हुआ सबसे पहला सबूत मिलता है। उन्होंने अपने नाटक क्लाउड्स में सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया है। इसमें सोक्रेटिस एक ऐसी जगह के मुखिया है जहां लड़के कीड़े मकोड़ों से लेकर सितारों तक की पढ़ाई करते हैं और साथ ही दिमागी चालाकी भी सीखते हैं। वो एथेंस के पुराने भगवानों का भी मजाक उड़ाते हैं और ऐसी तरकीबें सिखाते हैं जिनसे इंसान अपना कर्जा लौटाने से बच सकता है या अपने माँ बाप को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकता है। इस नाटक में सोक्रेटिस की छवि
एक ऐसे इंसान की है जो हर परंपरा और नियम का मजाक उड़ाता है। हंसी मजाक पर आधारित नाटक से किसी के बारे में सही जानकारी लेना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एरिस्टोफेन्स को एक सोर्स मानने की वजह यह है कि प्लेटो और जेनोफोन सोक्रेटिस से लगभग 45 साल छोटे, यानी उन्होंने सोक्रेटिस को सिर्फ उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में ही जाना होगा। सवाल उठता है कि क्या सोक्रेटिस वाकई इतने बदल गए थे? क्या क्लाउड्स में जैसा मजाक उड़ाया गया है उसका कोई मेल प्लेटो के बताए गए सोक्रेटिस से बैठता है? कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध और उथल पुथल के उन सालों में सभी लोग बदले, और सोक्रेटिस भी। एथेंस में जो आज़ादी कभी गर्व की बात थी वो युद्ध के अंत तक खत्म हो गई थी। जो बातें कभी लोगों को मज़ेदार लगती थीं वही बाद में डरावनी या गलत लगने लगी। कुछ जानकार मानते हैं कि एरिस्टोफेन्स ने सोक्रेटिस के किरदार में दूसरे कई विचारकों की भी खूबियां मिला दी ताकि नाटक और ज्यादा हास्यपूर्ण लगे। असल में हो सकता है कि एरिस्टोफेन्स ने सोक्रेटिस को चुन लिया क्योंकि उनका चेहरा मोहरा और अंदाज ही अलग था जो दर्शकों को हंसा सके। प्लेटो के अनुसार सोक्रेटिस खुद भी मानते थे कि क्लाउड्स नाटक में उनके बारे में फैलाई गई झूठी बातों का लोगों पर गहरा असर हुआ था और इसी वजह से उनके खिलाफ जूरी का मन भी बदला था। एरिस्टोफेन्स ने न सिर्फ क्लाउड्स में बल्कि अपने और दूसरे नाटकों में भी बार बार सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया और तरह तरह से उन पर आरोप लगाए। उन्होंने तो सोक्रेटाइज नाम का एक नया शब्द ही बना दिया जिससे कई तरह के अजीब व्यवहार की तरफ इशारा किया जाता था। दूसरा बड़ा सोर्स है जेनोफोन, जो एक सिपाही और इतिहासकार थे। जेनोफोन खुद लिखते हैं कि उन्होंने कभी भी सोक्रेटिस से ज्यादा किसी को नहीं देखा जो अपने साथियों से उनकी समझदारी और जानकारी के बारे में जानने की इतनी कोशिश करता हो। प्लेटो भी अपने संवादों में दिखाते हैं कि सोक्रेटिस हर व्यक्ति से उसकी समझ के हिसाब से ही बातें करते थे। जेनोफोन की नज़र में सोक्रेटिस बहुत व्यवहारिक इंसान थे जो लोगों को सीधे सीधे सलाह देते थे। जेनोफोन के लेखों में सोक्रेटिस अक्सर पैसे कमाने या जायदाद संभालने जैसे विषयों पर सलाह देते दिखते हैं, जबकि प्लेटो के संवादों में वो गहरे दार्शनिक सवालों में उलझे रहते हैं। इसे लगता है कि जेनोफोन ने सोक्रेटिस के किरदार के जरिए कई बार अपने ही विचार भी लिख डाले। जेनोफोन ने सोक्रेटिस का जिक्र अपनी बाकी किताबों में भी किया है, जैसे अनाबिसिस, अपोलॉजी, हेलेनिका और सिम्पोजियम। जेनोफोन को सोक्रेटिस के जीवन का साक्षी मानने की एक वजह यह है कि वो खुद इतिहासकार थे। उनकी लिखी गई हेलेनिका उस समय के इतिहास का बड़ा जरिया मानी जाती। हालांकि जेनोफोन कई बार नैतिक बातें ज्यादा करते हैं और थ्यूसिडिडिस जैसी पक्की रिसर्च या ईमानदारी उनके यहाँ नहीं मिलती। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जेनोफोन ने कभी किसी गहरे दार्शनिक विचार के साथ अपनी खुद की बात थोपने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनकी लिखी बातों को ज्यादा सच्चा भी माना गया। लेकिन इस सोच में कुछ बड़ी कमजोरियां भी हैं। पहली बात, जेनोफोन के लिखे सोक्रेटिस इतने साधारण इंसान लगते हैं कि ये मानना मुश्किल है कि उनकी वजह से इतने लोग उनके बाद उनके ऊपर किताबें लिखने को तैयार हो गए। दूसरी बात, जेनोफोन का सोक्रेटिस से मिलना बहुत ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि जेनोफोन का ज्यादातर समय घुड़सवारी या शहर से बाहर बीतता था और फिर उन्होंने एथेंस छोड़ दिया। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अब माना जाता है कि जेनोफोन ने इतिहास में सच्चाई को जितना लिखा उतना उनके सोक्रेटिस संवादों में नहीं रखा। उनकी यादों में लिखी बातें बाकी जानकारियों और सबूतों से मेल नहीं खाती, बल्कि कई किस्से ऐसे भी हैं जो वैसे घटे ही नहीं होंगे जैसा जेनोफोन ने लिखा। दूसरी ओर दार्शनिक प्लेटो ने जो सोक्रेटिस दिखाया है उसे ज्यादातर दार्शनिक सबसे विश्वसनीय मानते हैं। प्लेटो करीब 25 साल के थे जब सोक्रेटिस की मौत हुई थी और लगता है कि उन्होंने अपना बचपन और जवानी सोक्रेटिस के आसपास ही बिताई थी।
उस समय के सभी सबूत बताते हैं कि सोक्रेटिस हमेशा उन्हीं जगहों पर रहते थे जहां शहर के युवा अपना समय बिताते थे। प्लेटो की लिखी किताबों में जिन लोगों के बारे में बात की गई है, उनका जिक्र कई पुरानी चीजों और जगहों में भी मिलता है, जिससे उनकी बातें सच्ची लगती हैं। प्लेटो ने जिस तरह सोक्रेटिस के संवादों को लिखा है, उसमें पात्रों के नाम, उनके रिश्ते और घटनाओं की तारीखें सब बड़ी बारीकी से मिलती हैं। हालांकि कभी कभी कुछ छोटी गलतियां भी रह जाती हैं, लेकिन प्लेटो की बातें बिल्कुल सच्ची थीं, ऐसा मान लेना सही नहीं है। हो सकता है कि प्लेटो ने अपनी किताबों में सोक्रेटिस के किरदार को अपने हिसाब से बदला हो, चाहे वो दार्शनिक वजहों से हो या साहित्य। कुछ संवादों में जो सोक्रेटिस दिखाए गए हैं, वे ऐसे समय के हैं जब प्लेटो बहुत छोटे थे या शायद पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए उनकी लिखी तारीखों पर या घटनाओं की सटीकता पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अक्सर दार्शनिक इन ऐतिहासिक परेशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और मान लेते हैं कि प्लेटो का सोक्रेटिस ही असली है, ताकि दार्शनिक बातें आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा करने से भी नए सवाल और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आखिरकार हम किसी ऐसे दार्शनिक के लिखे शब्द क्यों पढ़ते हैं जिसने खुद कभी कुछ लिखा ही नहीं? ये सवाल कई बार आता है कि हम दर्शन का इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं? इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि अपने पुराने दार्शनिकों के विचार जानना अपने आप में जरूरी और संतोष देने वाला है। जब हम किसी पुराने दार्शनिक के विचारों को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि उसने क्या लिखा, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उन बातों का असली मतलब क्या है और क्या वो सच है। कई बार किसी और के लिखे शब्द हमें नए और गहरे विचारों तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उस दार्शनिक की असली भाषा या उसके समय के बाकी विचार भी समझने पड़ते हैं। बड़े दार्शनिक आज भी हमारे लिए एक तरह से बातचीत के साथी बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान और दुनिया के ऐसे सवालों पर रोशनी डाली है जो हमेशा सबके लिए मायने रखते हैं। इसी वजह से प्लेटो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि प्लेटो के मुकाबले सोक्रेटिस खुद क्यों इतने जरूरी हैं? कुछ लोग मानते हैं कि पश्चिमी दर्शन की असली शुरुआत ही सोक्रेटिस से हुई थी और उनके विचार और तरीका ही असली मिसाल है, जिसे प्लेटो के विचारों से अलग करके समझना चाहिए। लेकिन ये करना आसान नहीं है। यही है सोक्रेटिस की असली पहेली। अगर हम सिर्फ प्लेटो के सोक्रेटिस को ही देखें तो भी परेशानी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्लेटो की अलग अलग किताबों में सोक्रेटिस कभी एक विचार की बात करते हैं तो कभी उसके बिल्कुल उलट खड़े नजर आते हैं। उनकी बातचीत का तरीका भी हर जगह बदलता है। कई संवादों में सोक्रेटिस बस दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं, तो कुछ जगह खुद भी नए विचार रखते हैं और उन पर सवाल जवाब करवाते हैं। इसी तरह एक जगह सोक्रेटिस सुखवाद का विरोध करते हैं तो दूसरी जगह उसका समर्थन भी करते दिखते हैं। इसी तरह और भी कई छोटे बड़े अंतर उनकी किताबों में मिलते हैं। यहाँ तक कि प्लेटो के संवादों में तारीखों और घटनाओं की सटीकता पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसी बातें वैसे दर्ज नहीं की जाती थीं जैसे आज होती है। इसलिए कई दार्शनिक मान लेते हैं कि जो सोक्रेटिस प्लेटो की किताबों में है वही हमारे लिए असली है, ताकि हम आगे की दार्शनिक चर्चा कर सकें। लेकिन असली सोक्रेटिस कौन था, ये सवाल और उसकी उलझन हमेशा बनी रहेगी। 20वीं सदी में दो मुख्य तरीके बन गए। एक तरफ वो लोग जो सोक्रेटिस को साहित्य के हिसाब से पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ वो जो दार्शनिक तर्कों के आधार पर समझते हैं। साहित्यिक नजरिए वाले एक एक संवाद को गहराई से पढ़ते हैं, जबकि दार्शनिक नजरिया तर्कों और विचारों के मेलजोल को देखता है। ये दोनों तरीके इतने अलग रहे कि दोनों ग्रुप एक दूसरे की बातें तक नहीं पढ़ते थे। यही है सोक्रेटिस की उलझन। हर कोई अपनी तरह से उन्हें समझता है
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी है। जब प्लेटो की अलग अलग किताबों में सोक्रेटिस के विचार और तरीका अलग अलग नजर आते हैं, तो साहित्यिक नजरिया रखने वालों के लिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए प्लेटो एक बहुत बड़े लेखक हैं, जिनकी किताबों में जानबूझकर वही उलझन और अस्पष्टता रखी गई है जैसी उलझनें असली जिंदगी के सवालों में होती हैं। इसलिए उनके लिए हर संवाद, हर किरदार, हर तर्क, इन सब को उसी कहानी और माहौल के हिसाब से पढ़ना चाहिए जैसे कोई कहानी या नाटक पढ़ते हैं। ये लोग एक एक संवाद को उसकी खूबसूरती और पूरी बनावट के हिसाब से समझने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्लेटो की किताबों में आमतौर पर आपस में कोई खास मेल नहीं रखा गया है। उनके लिए प्लेटो की हर किताब एक अलग सितारे जैसी है, जिसे अलग अलग देखा और समझा जाना चाहिए। साहित्यिक नजरिए वाले लोग अब और भी नए नए तरीके आजमा रहे हैं और पहले के मुकाबले अपनी ही पद्धति की गहराई से पड़ताल भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ 20वीं सदी के शुरू में विश्लेषणात्मक नजरिया आया। व्लास्टोस नाम के विद्वान ने कहा कि प्लेटो के विचार समय के साथ बदलते गए। शुरू में उन्होंने सोक्रेटिस की बातों और उनके तरीकों को सच मानकर संवाद लिखे, लेकिन आगे चलकर प्लेटो खुद बड़े दार्शनिक बने और उन्होंने सोक्रेटिस के जरिए अपने बदलते विचार भी पेश किए। व्लास्टोस का कहना था कि हम प्लेटो की किताबों के लिखे जाने का क्रम पता कर सकते हैं और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी बातें सोक्रेटिस की हैं और कौन सी खुद प्लेटो की। उनके अनुसार शुरुआती संवादों में असली सोक्रेटिस के विचार और तरीका मिलते हैं और बाद के संवादों में प्लेटो के खुद के विचार ज्यादा आते हैं। जैसे जैसे प्लेटो के अपने विचार बदलते हैं, वैसे वैसे उनके सोक्रेटिस का किरदार भी बदलता रहता है। इस तरह विश्लेषणात्मक नजरिए वाले लोग एक एक विचार या तर्क को किताबों में खोजते हैं और उनके हिसाब से पता करते हैं कि कौन सी बात किसका असली विचार है। इसका नतीजा ये होता है कि सोक्रेटिस के बारे में 10 मुख्य बातें बताई जाती हैं जो प्लेटो की 10 बातों से अलग होती हैं। बहुत से विद्वानों ने इस तरीके से काफी गहरी रिसर्च की है और इसी से आगे अपने नए नए विचार भी निकाले। इस सब का मतलब ये है कि सोक्रेटिस को समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। कोई उनकी बातों को एक एक संवाद की कहानी में देखता है, तो कोई उन्हें तर्कों के सिलसिले में समझता है। यही वजह है कि आज भी सोक्रेटिस की असली पहचान पर चर्चा जारी है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी। आज के जमाने में दार्शनिकों के बीच इस बात पर काफी बहस हो चुकी है कि सोक्रेटिस कौन थे और प्लेटो की किताबों में जो भी लिखा गया है आपन चाहिए किस तरह समझना चाहिए। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि किताबों के लिखे जाने के समय के हिसाब से संवादों को बांटना और उसी आधार पर सोक्रेटिस के विचार तय करना ये तरीका नहीं है कि बोता असल में हर पाठक को चाहिए कि वो प्लेटो की किताबों को ध्यान से पढ़े और उनके अंदर की बातों और विचारों को अपने हिसाब से समझे, ना कि सिर्फ लिखे जाने के क्रम या पुरानी धारणाओं के आधार पर। इसी सोच ने अब दोनों ही तरफ के विद्वानों, जो साहित्यिक तरीके से सोचते थे और जो विश्लेषणात्मक तरीके से सोचते थे, के बीच थोड़ी शांति बन दी है। अब हर किसी को आज़ादी है कि वो सोक्रेटिस को अपनी समझ और तर्क के हिसाब से समझे। अब जो लोग सच में सोक्रेटिस के असली विचार और तरीका जानना चाहते हैं, वो प्लेटो के छोटे नैतिक संवादों में इसकी झलक देख सकते हैं। सोक्रेटिस का जन्म फारसी हमले के कुछ समय बाद हुआ था, जब एथेंस का साम्राज्य बनना शुरू हो गया था। उस समय एथेंस में सैकड़ों मोहल्ले थे और हर लड़के की पढ़ाई लिखाई और शारीरिक प्रशिक्षण का अच्छा इंतजाम था। सोक्रेटिस का बचपन भी ऐसे ही माहौल में बीता। उनके पिता पत्थर के कामगार थे और मादाई थी। बचपन में सोक्रेटिस ने पढ़ाई में खूब रुचि दिखाई थी और दर्शन के लिए पहचाने जाने वाले अनाक्सागोरस की किताबें पढ़ीं।
जब सोक्रेटिस 18 बरस के हुए तो उन्हें आधिकारिक तौर पर नागरिकता मिली और सरकार से जुड़े तमाम कामों में हिस्सा लेने का हक मिला। एथेंस में जवान लड़कों को 2 साल फौज की ट्रेनिंग लेनी जरूरी थी। सोक्रेटिस ने भी ये सब किया। उनके पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी निभाई। इस तरह सोक्रेटिस एक आम एथेनियन लड़के की तरह बड़े हुए, लेकिन उनकी सोच और पढ़ाई लिखाई ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। यही वजह है कि प्लेटो ने भी अपनी किताबों में उनकी समझदारी और ज्ञान की कई बातें दिखाई हैं। एथेंस एक ऐसा शहर था जहां हर साल कई तरह के त्योहार, प्रतियोगिताएं और उत्सव होते रहते थे। इनमें सबसे बड़ा त्योहार पैनाथेनिया था, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। प्लेटो ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब सोक्रेटिस 19 बरस के थे तब वे कुछ बड़े दार्शनिकों के साथ बातचीत करते दिखाए गए हैं, और ये सब किसी ऐसे ही बड़े त्योहार के वक्त हुआ था। सोक्रेटिस ने अपनी 2 साल की फौजी ट्रेनिंग पूरी की थी। उस जमाने में फौज भेजने का भी नियम था, लेकिन उस समय अमन चैन था, इसलिए उन्होंने शायद कोई काम सीखा होगा या फिर अपनी माँ की दूसरी शादी कराई होगी। 30 साल की उम्र के बाद ही आदमी को सरकारी जिम्मेदारियां मिलती थी, जैसे जूरी में बैठना या कोई बड़ा ओहदा संभालना। उस वक्त तक ज्यादातर नौजवान अपने माँ बाप के साथ ही रहते थे और अपनी जाति और घर के हालात के हिसाब से या तो कोई काम सीखते थे या बोलने और लोगों को मनाने की कला सीखते थे, जिससे सभा और अदालत में आगे बढ़ सके। जब प्लेटो ने अगली बार सोक्रेटिस को दिखाया तब वो शहर के सबसे अमीर और मशहूर लोगों के बीच थे, जहां बड़े बड़े टीचर अपने हुनर दिखा रहे थे और अमीर घरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपस में होड़ कर रहे थे। उसी वक्त एथेंस धीरे धीरे स्पार्टा से होने वाली जंग की तरफ बढ़ रहा था, जो बहुत लंबी चलने वाली थी। इस दौरान सोक्रेटिस को भी फौज में भेजा गया। इस जंग के दौरान सोक्रेटिस ने अपने साथी अल्सिबियाडिस की जान बचाई और बहादुरी दिखाई। 3 साल बाद जब फौज वापस आई तो सोक्रेटिस की बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी थी। लौटने के बाद उन पर यह भी आरोप लगा कि वे मशहूर नाटककार यूरिपिडिस की मदद करते हैं। इसके कुछ साल बाद सोक्रेटिस फिर लड़ाई में गए और फिर वहां भी उनका जिक्र बहादुरी की वजह से हुआ। इस दौरान सोक्रेटिस को शहर के युवाओं में बहुत पसंद किया जाने लगा, लेकिन आम लोग अभी उन्हें कम जानते थे। जल्दी ही एक मशहूर त्योहार के दौरान उनका नाम बड़े नाटक में भी आया, जिसमें उनका मजाक उड़ाया गया था। कुछ सालों बाद सोक्रेटिस ने शादी की और उनका पहला बेटा लैम्प्रोक्लिस हुआ। ऐसा माना जाता है कि सोक्रेटिस की पत्नी का परिवार ठीक ठाक था और दहेज भी मिला था। उनका दूसरा बेटा अपने दादा के नाम पर सोफ्रोनिस्कस रखा गया। इस पूरे समय में सोक्रेटिस लगातार एथेंस के लोगों से बातचीत करते रहे, उन्हें सवालों से सोचने पर मजबूर करते रहे और लोगों को खुद की जिंदगी पर विचार करने की सलाह देते रहे। उनका असली मकसद था कि लोग सिर्फ बाहर की चीजें न देखें, बल्कि खुद की सोच, अपने गुण और अपनी आत्मा पर ध्यान दें। इस दौरान एथेंस में अल्सिबियाडिस ने सभा को मना लिया कि सिसिली पर हमला करना चाहिए, हालांकि निकियास ने इसका विरोध किया था। 3 जनरलों को चुना गया, जिनमें अल्सिबियाडिस भी था। जब जहाज रवाना होने ही वाले थे, तभी एक ही रात में शहर के बहुत सारे धार्मिक चिन्ह तोड़ दिए गए। इससे शहर में डर फैल गया कि कोई साजिश हो रही है। इसकी जांच के लिए आयोग बना। लोगों को इनाम का लालच देकर गवाहियां ली गईं और माहौल बहुत डरावना हो गया। कई बेगुनाहों को मार डाला गया, कई को जेल भेजा गया, कुछ को देश निकाला दिया गया और इनमें सोक्रेटिस के जानकार लोग भी थे। आखिर में पता चला कि ये सब एक शराबी नौजवानों का काम था, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इसके बाद सिसिली में हमला बुरी तरह फेल हो गया। निकियास बीमार थे। उन्होंने सेना को वापस बुलाने की बात कही, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। सेना हार गई, बहुत लोग मारे गए या गुलाम बना लिए गए। शहर की हालत और बिगड़ गई। इसी समय एक बार फिर मशहूर लेखक
अरिस्टोफेन्स ने अपने नाटक में सोक्रेटिस पर तंज कसा। इसी बीच एथेंस में विद्रोह और परेशानियां बढ़ती गईं। शहर की ताकत कम हो रही थी, खजाना खाली हो गया था, लोग हिम्मत हारने लगे थे, लोकतंत्र गिर गया और कुछ समय के लिए छोटे छोटे गुटों ने राज किया, लेकिन फौज ने फिर से लोकतंत्र बहाल करा दिया। अल्सिबियाडिस को फिर से लीडर बना दिया गया और उसकी अगुवाई में एथेंस ने कुछ जीतें हासिल की, जिससे लोगों में थोड़ा हौसला लौटा। इसी दौरान एक कुश्ती स्कूल में सोक्रेटिस ने दोस्ती की असली परिभाषा पर युवाओं के साथ चर्चा की। थोड़े समय बाद उन्हीं में से कुछ लोग दूसरी बार उनके साथ एक बहस में दिखे। इस समय शहर में जंग अभी भी चल रही थी। समुद्र में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें एथेंस ने जीत तो हासिल की, लेकिन भारी नुकसान भी हुआ। जब मरे हुए सैनिकों के शव नहीं लाए जा सके तो पूरे शहर में गुस्सा फैल गया। इसके बाद 10 जनरलों पर मुकदमा चला और इसी दौरान सोक्रेटिस भी एक सरकारी पद पर थे। इस मुकदमे के फैसले के समय उन्होंने इंसाफ की बात पर डटे रहना चुना, चाहे भीड़ का दबाव कितना भी था। इन सब घटनाओं ने सोक्रेटिस के दौर के एथेंस की मुश्किलें और उनके अपने जीवन की जटिलताओं को और गहरा कर दिया। जनरलों पर बहुत बड़ा इल्जाम था और उनका मुकदमा एक ही दिन में निपटाया जा रहा था, जो एथेंस के कानून में एक बड़ी खामी, जिसे सोक्रेटिस ने बाद में गलत भी बताया। सबसे बुरी बात यह थी कि जनरलों को अलग अलग सुनवाई की जगह सबको एक साथ ट्रायल में खड़ा किया गया, जबकि कानून कहता था कि हर एक को अलग सुनवाई का हक है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, मगर भीड़ इतनी गुस्से में थी कि उन विरोध करने वालों को भी जनरलों जैसी ही सजा देने की बात उठने लगी। इसके बाद सोक्रेटिस अकेले थे जिन्होंने कानून का साथ देने की कोशिश की। उनकी वजह से एक बार वोटिंग में अलग अलग ट्रायल की बात मानी गई, लेकिन बाद में एक चाल से ये फैसला पलट गया और आखिर में सब जनरलों को एक साथ सजा सुना दी गई। बाद में एथेंस वालों को अपनी इस गलती का पछतावा भी हुआ। अगले साल फिर से एक नाटक में अरिस्टोफेन्स ने सोक्रेटिस पर तंज कसा और कहा कि अब सोक्रेटिस के साथ दिखना फैशन में नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा उलझी बातें करते हैं। इसके बाद एक समुद्री लड़ाई हुई जिसमें एथेंस की हार हुई और स्पार्टा ने शहर को घेर लिया। अब एथेंस के लोगों को डर था कि उनके साथ बहुत बुरा होगा, मगर जब स्पार्टा के लोग शहर में आए तो उन्होंने शहर की दीवारें गिरवा दी और कहा कि अब एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो पुराने कानूनों के हिसाब से चले। इसके बाद एथेंस में 30 नाम से जानी जाने वाली एक नई सरकार बनी। शुरू में तो इस सरकार की नियुक्ति को सही माना गया, लेकिन बाद में इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस सरकार ने अमीर लोगों और बाहरियों की संपत्ति छीनने शुरू कर दी और बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। इनमें सोक्रेटिस के कई जानकार भी थे। सरकार के नेताओं ने सोक्रेटिस को डराने के लिए उनको कम उम्र के लोगों से मिलने से भी मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इनका कहना नहीं माना। जैसे जैसे सरकार का जुल्म बढ़ता गया, वैसे वैसे कई लोग शहर छोड़कर चले गए और कुछ लोगों ने अलग अलग जगह इकट्ठा होकर सरकार को गिराने की योजना बनाई। सोक्रेटिस के बचपन के दोस्त भी इसमें शामिल थे। 30 की सरकार अब तानाशाह बन चुकी थी और अपने विरोधियों को भी मारने लगी। सोक्रेटिस को भी इन मौतों में शामिल करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। किस्मत से इससे पहले कि उनके खिलाफ कुछ हो, दूसरी जगह से आए लोकतांत्रिक लोग शहर में दाखिल हो गए और सरकार को हटा दिया। शहर में नए लोग आए, पुरानी सरकार के बचे खुचे लोग भाग गए और एक नई व्यवस्था बनने लगी। इस पूरे दौर में सोक्रेटिस ने हमेशा कानून, इंसाफ और नैतिकता की बात की, चाहे हालात कैसे भी रहे। स्पार्टा के लोग लिसेंडर और उनके राजा पाउसानियास के साथ एथेंस पहुंचे। पाउसानियास ने कोशिश की कि शहर के अलग अलग गुटों में सुलह हो जाए और निर्वासित लोग वापस आ जाएं। उन्हीं में से एक अनाइट्स था, जो बाद में सोक्रेटिस के खिलाफ आरोप लगाने वालों में शामिल हुआ।
जैसे ही स्पार्टा के लोग लौटे, लोकतांत्रिक लोगों ने एल्यूसिस पर हमला करके बाकी बचे पुराने नेताओं को मार डाला, क्योंकि शक था कि वे भाड़े के सैनिक बुला रहे हैं। इसके बाद शहर में फिर से नया कानून और नया धार्मिक कैलेंडर लागू हुआ और स्पार्टा ने सब गुटों के बीच मेल मिलाप को बढ़ावा दिया। अब बात आती है उस समय की जब सोक्रेटिस पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा मिली। प्लेटो की किताबों में लिखा है कि सोक्रेटिस के दोस्त उनकी बातें लिख लेना चाहते थे ताकि उनकी बातें बची रहें। तभी एक युवा कवि मेलिटस ने सोक्रेटिस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि वो देवताओं का अपमान करते हैं। उसने ये इल्जाम लिखित में सोक्रेटिस को दिया और 4 दिन में सुनवाई के लिए बुलाया। सोक्रेटिस के पास कई तरीके थे, जैसे कि वह पलटकर मुकदमा कर सकते थे, सुनवाई छोड़ सकते थे या खुद निर्वासन में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। वे सीधा अपना पक्ष रखने पहुंचे और रास्ते में बच्चों को गणित और ज्ञान के बारे में सिखाते रहे। सुनवाई के दिन सोक्रेटिस ने पहले एक ज्योतिषी से भक्ति के बारे में बातचीत की और फिर अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब दिया। ये सुनवाई बस औपचारिक थी, जिससे आरोप और साफ हो जाए। उस समय एथेंस में धर्म के त्योहार और पूजा पाठ कानून के हिसाब से होते थे और सरकार इन कामों पर पैसा भी खर्च करती थी। मेलिटस ने कहा कि सोक्रेटिस देवताओं को नहीं मानते और उन्होंने कई बार ये बात कही भी है कि देवता झूठ नहीं बोलते या बुरी चीजें नहीं कहा रते, जबकि पुराने देवी देवताओं की कहानियों में ऐसा नहीं था। ऊपर से सोक्रेटिस ने अपनी एक अलग आंतरिक आवाज की बात भी कही जो बचपन से उन्हें रास्ता दिखाती थी। मेलिटस ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, सोक्रेटिस ने अपना पक्ष रखा और सुनवाई आगे बढ़ी। सोक्रेटिस ने आरोप पर कानून की बात नहीं उठाई, तो अब ये केस शहर में सबके सामने आ गया और आगे की तारीख तय कर दी गई। इस दौरान सोक्रेटिस फिर भी लोगों से बातचीत में ही लगे रहे। प्री ट्रायल सुनवाई में मेलिटस को कोई फीस नहीं देनी पड़ी, क्योंकि धार्मिक अपराधों के मामले में ऐसा ही था। लेकिन अगर मुकदमा फिजूल साबित होता तो मेलिटस को भारी जुर्माना भरना पड़ता। सुनवाई के समय सवाल जवाब होते थे ताकि सब बातें साफ हो जाए। उस समय जूरी में ज्यादातर बूढ़े, बीमार या गरीब लोग आते थे जिन्हें अदालत की मामूली फीस की जरूरत होती थी। इस पूरे मामले में सोक्रेटिस ने कभी भागने या बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने विचारों और सच के साथ डटे रहे। थारगेलियोन महीने में जब मेलिटस ने सोक्रेटिस को अदालत में बुलाया था, उनके मुकदमे की सुनवाई हुई। मुकदमे से एक दिन पहले एथेंस के लोगों ने अपोलो के सम्मान में एक जहाज जलौस भेजा था, जिससे माहौल खास बना हुआ था। बहुत से लोग और जूरी इकट्ठा हुए। मुकदमा पूरा दिन चला। प्लेटो ने मेलिटस या उसके साथियों के भाषणों का जिक्र नहीं किया है, न ही किसी गवाह का नाम बताया है। बचाव पक्ष के किसी भी साथी का भाषण भी प्लेटो ने नहीं लिखा। शायद ऐसे भाषण हुए भी हों, लेकिन नाम सामने नहीं आते। सोक्रेटिस ने अपने बचाव में बताया कि उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाने में एरिस्टोफेनेस की क्लाउड जैसी नाटकों का बड़ा हाथ है। सोक्रेटिस ने इनकार किया कि वे आकाश या धरती के नीचे की चीजें पढ़ते हैं, मगर वे प्राकृतिक घटनाओं को तर्क से समझाते थे। इस वजह से जूरी के मन में शक बना रहा। सोक्रेटिस ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने युवाओं को भटकाया है तो वह अनजाने में किया, जानबूझकर नहीं। अगर गलती अनजाने में हुई है तो उन्हें समझाया जाना चाहिए, सजा नहीं दी जानी चाहिए। सजा के फैसले के वक्त सोक्रेटिस ने कहा कि अगर जीवन मरण के ऐसे मामलों के लिए मुकदमा 1 दिन से ज्यादा चलता तो मैं आपको मना लेता, लेकिन इतना बड़ा झूठ इतनी जल्दी साफ नहीं किया जा सकता। सोक्रेटिस ने अपने साथियों की मदद से भारी जुर्माना भरने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन जूरी ने इसे ठुकरा दिया। शायद सोक्रेटिस की साफगोई और कड़वी बातें जूरी को पसंद नहीं आई, या फिर जूरी के लोगों को डर था
कि अगर उन्होंने सोक्रेटिस को बरी किया तो देवता नाराज हो जाएंगे। आखिरकार सोक्रेटिस को मौत की सजा सुना दी गई। खुद सोक्रेटिस ने भी मौत को कभी कभी वरदान जैसा बताया, या तो यह गहरी नींद होगी या फिर आत्माओं की दुनिया में सवाल जवाब का एक और मौका। जब तक वह पवित्र जहाज डेलोस से वापस नहीं आ जाता तब तक किसी को सजाए मौत नहीं दी जाती। इस वजह से सोक्रेटिस को मुकदमे के बाद करीब 30 दिन और मिले। इस दौरान उनके दोस्त क्राइटो ने उन्हें जेल से भागने के लिए मनाया, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा कि जो तर्क और सही लगे वही करना चाहिए। किसी भी हालत में गलत का जवाब गलत से नहीं देना चाहिए, न बदले की भावना से, न परिवार के लिए। अगर वे अब कानून तोड़ते तो वही होता जो जूरी ने उनके बारे में कहा था कि वे युवाओं को बिगाड़ते हैं, और इसी से उनके परिवार और दोस्तों पर भी बदनामी आती। सोक्रेटिस अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने सिद्धांतों के लिए मौत को भी स्वीकार कर लिया। सोक्रेटिस के आखिरी दिन की घटनाओं को उनके साथी फेडो ने बाद में सबको सुनाया था। कहा जाता है कि सोक्रेटिस अपने आखिरी वक्त में भी खुश नजर आ रहे थे। न डर था, न कोई पछतावा। सुबह सुबह जेल के अधिकारी उनके पास आए और बताया कि अब क्या होने वाला है। जब उनके दोस्त पहुंचे तो उनकी पत्नी ज़ैंथिप्पे और सबसे छोटे बेटे मेनेक्सेनस भी साथ थे। ज़ैंथिप्पे बहुत दुखी थी कि अब सोक्रेटिस अपने साथियों से आखिरी बार बात करेंगे। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। सोक्रेटिस ने पूरा दिन अपने साथियों के साथ बातचीत में बिताया, आत्मा की अमरता के बारे में चर्चा की और कहा कि सच का साथ देना चाहिए, चाहे वो उनकी बात हो या किसी और की। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे तो मानो, वरना तर्क करो, बहस करो। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे अपने जज्बात काबू में रखें, शांति बनाए रखें। सोक्रेटिस को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मरने के बाद उनके शरीर का क्या होगा, जलाएं या दफनाएं। उन्होंने खुद ही जेल के कुंडे पर स्नान कर लिया ताकि उनके घर की औरतों को ये काम न करना पड़े। फिर परिवार से दोबारा मिले और उसके बाद अपने साथियों के पास लौट आए। जेल के एक कर्मचारी ने विदा लेते वक्त सोक्रेटिस को सबसे भला, विनम्र और नेक इंसान बताया। सोक्रेटिस ने खुशी खुशी जहर का प्याला उठाया और पी लिया। उनके साथी फेडो ने उन्हें सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान और सबसे सच्चा इंसान कहा। सोक्रेटिस का नाम पूरी दुनिया में बौद्धिक इतिहास का हिस्सा है। कई बड़े लोगों ने अपने जीवन में उनका जिक्र किया है। अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा कि विनम्रता में ईसा मसीह और सोक्रेटिस की तरह बनो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपनी चिट्ठी में कहा था कि जैसे कुछ लोग सोक्रेटिस को दोषी मानते हैं, वैसे ही वे मुझे दोषी ठहराते हैं। कला में भी सोक्रेटिस को बड़े बड़े कलाकारों ने अपने चित्रों और मूर्तियों में दिखाया है। कुछ कलाकारों ने सोक्रेटिस और ईसा मसीह को एक साथ दिखाया, जिससे दोनों का महत्व समझ में आता है। पश्चिमी दुनिया में सोक्रेटिस को बौद्धिक जीवन और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। कई बार उनकी आलोचना भी हुई है, कभी मजाक भी बना है, लेकिन वे हमेशा सोचने और सवाल करने वाले इंसान के प्रतीक बने रहे। सोक्रेटिस का नाम आज भी बुद्धिमानी और नैतिकता के लिए लिया जाता है। एक बार किसी बड़े विद्वान ने कहा था कि अगर हर एथेंसवासी सोक्रेटिस जैसा होता तब भी उनकी सभा भीड़ ही होती। सोक्रेटिस की छवि कभी बहुत गंभीर जानकार इंसान की रही है, तो कभी मजाकिया या अलग ही रूप में भी दिखाई गई है। कुछ फिल्मों, कहानियों और यहाँ तक कि बच्चों की कार्टून फिल्मों में भी उनका नाम लिया जाता है। कई बार उनका नाम ऐसे किरदारों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है जिनका मकसद सोचने, सवाल करने और सच की तरफ बढ़ने का होता है। जैसे एक लेखक ने अपने अपराध कथा के हीरो का नाम सोक्रेटिस फोर्टलो रखा, जो सोचने समझने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान था। ऐसा माना जाता है कि उसका नाम उसकी माँ ने इसलिए रखा ताकि वह होशियार बने। आज भी
सोक्रेटिस को बुद्धि और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से उनके नाम से बहुत सी चीजें जैसे किताबें, कोर्स या ऑनलाइन सर्विस बेची जाती हैं। सोक्रेटिस की शिक्षा देने का तरीका, जिसमें सवाल जवाब के जरिए सीखने पर जोर होता है, दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में अपनाया जाता है। यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला ने भी जेल में अपने साथियों के बीच पढ़ाई करवाने के लिए सोक्रेटिस वाला तरीका अपनाया था, जिसमें सभी मिलकर किसी सवाल पर चर्चा करते थे। अब अमेरिका जैसे देशों में सोक्रेटिस के नाम पर क्लासरूम में सवाल जवाब और नैतिक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन पहले की तरह तीखे या चुभते सवाल नहीं पूछे जाते। आज सोक्रेटिस का नाम ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो सच्चाई की तलाश करता है और आज़ादी से सोचता है। कई बार सोक्रेटिस का नाम उन हालात में लिया जाता है जहां कोई सत्ता के खिलाफ बोलता है या आज़ादी की बात करता है। उनकी कहानी अक्सर ये दिखाती है कि सच्चे सवाल पूछने वाले को भीड़ या सत्ता से खतरा रहता है और लोकतंत्र में भी गलती हो सकती है। सोक्रेटिस की कहानी को आज भी सच, आज़ादी और नैतिकता की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। दुनिया भर के कई शहरों और छोटे कस्बों में सोक्रेटिस की याद में कई मूर्तियां और स्मारक बनाए गए हैं। कुछ में सोक्रेटिस को एक बहादुर सैनिक के रूप में दिखाया गया है, जैसे एक मूर्ति जिसमें वो अपने साथी की जान बचा रहे हैं। एक और मूर्ति में उन्हें अकेले जहर का प्याला लिए अपनी जान देते हुए दिखाया गया है। कई जगहों पर उनकी पुरानी मूर्तियों की नकलें और तस्वीरें भी मिलती हैं। सबसे मशहूर उनकी एक पेंटिंग है जिसमें सोक्रेटिस को जहर पीते हुए और उनके आसपास दुखी लोग खड़े दिखाए गए हैं। इस पेंटिंग में सोक्रेटिस की बहादुरी, उनका सच्चा होना और उनके साथियों का दुख साफ दिखता है। ये पेंटिंग बहुत बार छप चुकी है और आज भी सोक्रेटिस की पहचान इसी के जरिए होती है। लेकिन असल में सोक्रेटिस दिखने में सुंदर नहीं थे, फिर भी कई कलाकारों ने उन्हें अलग अलग रूप में दिखाया है। कुछ कलाकारों ने तो उन्हें अफ्रीकी बुजुर्ग की तरह भी बनाया है, क्योंकि उनका रंग या रूप कभी भी आम सोच में फिट नहीं बैठता था। कुछ जगह सोक्रेटिस को अलग अलग पहचान के साथ भी दिखाया गया है, जैसे काले, अजीब या अपनी सोच के पक्के। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने समय के सख्त नियमों को कभी नहीं माना। सोक्रेटिस ने एक बार कहा था कि उनका सपना है संगीत बनाना, लेकिन असल में वे दर्शन, यानी सोच विचार को सबसे बड़ा संगीत मानते थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने नई नई चीजें सीखने की कोशिश की, यहाँ तक कि कहानियों को कविता में बदलने का भी प्रयास किया। उनकी इसी सोच से प्रेरित होकर कई कलाकारों ने संगीत, नृत्य और थिएटर में सोक्रेटिस पर रचनाएं बनाई हैं। आज भी कई लोगों के लिए सोक्रेटिस का नाम नए प्रयोग, गहरी सोच और अपनी अलग पहचान बनाने की मिसाल है।